नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, मदरसा से बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे मदरसा से रिलेटेड। मैं आज उन तमाम क्वेश्चनों का आपको जवाब देने जाऊंगा। एक साहब ने मुझसे पूछा था जो शाहजहां हैं, उन्होंने यूपी के कितने मदरसों की सनद की नौकरी कर सकते हैं, यानी यूपी में जितने भी मदारिस हैं उनके किस किस सनद पे हम नौकरी कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड से, दारुल देवबंद से, दारुल नदवतुल उलमा से जो भी रजिस्टर्ड है, अब अक्सर मदारिस रजिस्टर्ड है और उनका लिस्ट भी बिहार मदरसा स्टेट ने शो कर दिया है कि उनके सर्टिफिकेट पे आप जो है नौकरी कर सकते हैं बला आसानी। आपको अगर ये देखना कि वो लिस्ट कहाँ मिलेगा, आप फेसबुक पेज पे भी जाएंगे, मिल जाएगा, मदरसा के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। प्लस मदरसा हर साल अपना एक रिपोर्ट कार्ड छापती है, वो रिपोर्ट कार्ड में भी आपको मिल जाएगा, आप उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अनुकंपा का। अभी आजकल आपने देखा होगा कि एक पेपर का कट हर तरफ जा रहा है और एक साहब ने हमें कल कमेंट किया था कि जिस तरीके से संस्कृत बोर्ड का नियमावली निकला तो उसमें अनुकंपा के बारे में जितनी भी शरायतें थी वो दर्ज हैं, तो मदरसा में क्यों नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मदरसा, सबसे अव्वलन बात यह है कि अगर किसी भी लॉ को ख़त्म किया जाता है, ये लॉ के किसी भी शिक को ख़त्म किया जाता है तो बाकायदा उसके लिए ऐलानात होते हैं, उसके प्रावधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में आया ख़त्म कर दिया, ये नहीं होता है। आपने भी देखा कि देशद्रोह कानून पे बहुत ज़्यादा इसका गलत यूज़ हो रहा था। जब इसका सर्वे किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी और इंडियन एक्सप्रेस ने भी, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने रिलीज़ किया है कि कितना इसका मिसयूज़ हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कोर्ट को कि जितने भी इससे रिलेटेड मैटर आते हैं, देशद्रोह का मुकदमा आता है, उनको आप स्टे करें, उनको रोक दें, उनको होल्ड करें, उन पे सुनवाई या उन पे बहसो मुबाहिसा भी नहीं होगा। तो ये स्टे करके रख देना ये अलग चीज़ हुआ, लेकिन इस कानून को ख़त्म करना। तो मैं आपको 2019 के इलेक्शन में ले जाता हूँ। कांग्रेस ने ये ऐलान किया था, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम ये देशद्रोह का जो मुकदमा है ये बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ होता है, अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं सबसे पहले इस लॉ को ख़त्म करूँगा। यानी जिस तरीके से लॉ को बनाने के लिए दोनों सदन का ज़रूरत होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, उनके वोटिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से उसको ख़त्म करने के भी इसी तरीके से प्रावधान होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन में आया ख़त्म कर दिया। तो अनुकंपा ये संविधान ने, कानून ने आपको एक हक दिया है। अगर इसको ख़त्म करना है तो बाकायदा सरकार ऐलान करती है, स्टे करना। आपको मालूम ही होगा कि बिहार में ये काफ़ी दिनों तक, 10 साल 12 साल तक ये स्टे होके रहा, लेकिन बाद में फिर नीतीश सरकार ने इसको जारी कर दिया कि नहीं, अनुकंपा एक हक है, उनको मिलनी चाहिए, और उस पर लोग बहाल होते रहे, लेकिन ख़त्म नहीं किया। ख़त्म होना एक अलग बात है और स्टे करना एक अलग बात है। आप इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ना ही ये स्टे हुआ है और ना ही इससे ख़त्म किया गया है। जब इससे ख़त्म किया ही नहीं गया है तो आपके नियमावली में इसको क्यों शामिल किया जाएगा? बात यहाँ समझने की है। तो आपको जितने भी अनुकंपा वाले हैं उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नियमावली में क्यों नहीं नाम आया। जो पहले ही से चल रहा है उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो उसको हम क्यों नियमावली में जिक्र करें? नियमावली ये है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर में 5 लोग हैं और पांचों को अलग अलग काम देके रोज़ाना का रूटीन बनाते हैं। इसी तरीके से जो रूल रेगुलेशन होता है ये हमारी रूटीन होती है कि इस कानून के अंदर में हम हर एक आदमी काम करेंगे, लेकिन बहुत सारे रूल्स जो हम पे ऊपर के लोगों ने थोपा होता है या हमारा समाज ही उसको लेके चलता हुआ आ रहा है, अगर उन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे तो बाकायदा उसका ऐलान करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ आज से ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, तो जैसे परंपरागत आ रहा है वो चलता रहेगा, उसमें किसी तरीके से कोई उसका ऐलान होना या उसको जगह देना नहीं होता है। अब रह गई बात कि अनुकंपा पे बहाली किस तरह होगी, तो मैं आपको बता दूं, अनुकंपा पे बहाली का जो तरीका है, जो पहले था वही तरीका। क्योंकि देखिए, अनुकंपा के हक जो लोग भी लेते हैं उनको कानूनन ग्रेड 4 और ग्रेड 3 देने का हक है। यानी हर हाल में वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर वो डिमांड कर दिया अनुकंपा का उनके लवाहिकीन, तो उनको आप ग्रेड 4 और 3 देना हर हाल में लाजिम है, ज़रूरी है।
लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो उनका जो हक है ग्रेड 4 ग्रेड 3 में उनको बहाल कर दिया जाएगा। अगर वो उससे ज़्यादा की मांग कर रहा है कि हमारे अंदर उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, हमको उससे ज़्यादा चाहिए, तो उस वक्त उसको जो है एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। जो मतलब रीजनली तरीका होगा उस तरीके से उनको भी गुजरना होगा। लेकिन अगर वो डिमांड वही कर रहा है ग्रेड 4 3 का, तो उसको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। बिहार के जितने भी मदारिस से अपना वो एजेंडा तैयार करके बोर्ड को भेजेगी, बोर्ड उसको एक्सेप्ट करके फिर उसके जितनी भी प्रक्रिया पूरी करने की इजाज़त दे देगा, पूरी करके फिर उनको बहाल हो जाएगा। जब बहाल हो जाएगा तो जब पोर्टल बनेगा तो उनकी भी जो है सारी लिस्ट कि ये लोग मदरसे में कार्यरत हैं और इनकी इतनी पेमेंट इतनी ये है, जो भी उनका डिटेल्स होगा वहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कोई तरीका उनका अलग से नहीं बनाया गया कि इनको बहाली का ये तरीका वो तरीका नहीं। जो पुराने तरीके आ रहे थे उनके लिए वही तरीका चलेगा। एक साहब और हैं जो 2459+1 के बारे में पूछा कि उनको पेमेंट कब मिलेगा और उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर उन्हें कब मिलेगा। मैं इन दोनों चीज़ों का जवाब देने से पहले मैं उन साहब को बता दूं कि जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो मदारिस ने आपको ज्वाइनिंग दे दिया है। अब रह गई सरकार से आपको ज्वाइनिंग लेटर आना, तो वो आने में अभी थोड़ा सा समय है और उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक आपको वो ज्वाइनिंग मिल जाए। रह गई पेमेंट के बाद तो वो इसी साल के लास्ट में या फिर अगले साल के शुरुआती महीनों में इंशाल्लाह वो पेमेंट आपको मिल जाएगी। और 2459+1 वाले भी हमसे कई मरतबा ये सवाल किए क्या हम लोग को भी नए तरीके की बहाली में आना होगा या हमारा जो तरीका है बहाली का वो कुछ चेंज होगा। नहीं, आप पहले ही से टीचर है मदरसा में। ये चीज़ें आप क्यों नहीं समझते हैं कि आप बहुत पहले से टीचर हैं और ये नियमावली आज बनी है, तो आपको क्यों इसमें आना होगा। जिनका काम पहले से हो गया उन काम को कभी नहीं ख़त्म किया जाता। आपने नियमावली का तरीका, अगर नियमावली आपके हाथ में हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है जो काम पहले हो चुका सो हो चुका, अब जो होने वाला है उस पर जो है इस कानून के तहत होगा। तो फिर आप इससे समझ सकते हैं कि आप पहले ही से टीचर हैं, आपको इस नए प्रोसेस से कुछ नहीं। आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है और आपको पैसे मिलना बाकी है, जो कि जल्द ही मिल जाएगी। अब हैं एजाज गौहर, उन्होंने लिखा अनुकंपा में बहाली कैसे होगी। हमारे अब्बू 10/10/2020 को सर्विस के दौरान इंतकाल कर गए और मैं अनुकंपा के बुनियाद पर बहाली के लिए दरखास्त कमेटी के सेक्रेटरी को दे चुका हूं और उसका रिसीविंग भी मेरे पास है, लेकिन अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब कैसे क्या करना होगा। तो मैं इनको बता दूं कि जहां तक आपकी वालिद के इंतकाल के बाद आपने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन आपकी वालदा के नाम से होनी चाहिए। वालदा के नाम से मदरसा को दीजिए और मदरसा बोर्ड, पहले तो मदरसा को दीजिए, मदरसा ने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बताया जिस तरीके से, बहुत अच्छी बात है। फिर आप वो एजेंडा तैयार करके आपको बोर्ड को भेजेगा, बोर्ड उसको इजाज़त देके फिर आपका बहाली का प्रोसेस पूरा होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट है कि चेयरमैन कब आएगा, मैं आप तमाम साथियों को ये बता दूं कि जहां तक चेयरमैन की बात है तो चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में सरकार बहाल करती है, कोई आवाम नहीं बहाल करती है। और सरकार किस नज़रिए पे चल रही है ये आप सबको मालूम है, इसलिए अपने आप को जानिए और अपनी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी चीज़ें किस तरीके से हड़पी जा रही हैं, किस तरीके से आपके हक़ से ख़त्म होती जा रही है। इन चीज़ों को बहुत ही बेसिक तौर पे समझने की ज़रूरत है कि एक बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक संस्था है जिसके अंदर में कई मदारिस आते हैं, लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। जबकि मैं आपको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ही का एक आंकड़ा बता दूं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में कितने स्टूडेंट हैं, और ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने रिलीज़ किया कि उसके यहाँ कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और कितने टीचर्स हैं। मैं उन तमाम का डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वेबसाइट से ही आपको बता रहा हूँ कि तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के ताल्लुक़ से कई सतह पर काम किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी तरक्की भी शामिल है। बिहार में 4000 मदारिस में 2000 टीचर, आप देख लें बिहार में 4000 मदरसे हैं जिसमें सिर्फ 2000 टीचर हैं और 10 लाख से ज़्यादा तलबा हैं। आप सोच लें कि 10 लाख स्टूडेंट को 2000 टीचर्स पढ़ाते हैं। एक टीचर क्या पढ़ा रहे होंगे आप समझ सकते हैं कि टीचर की कितनी कमी है। जबकि
अगर रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 35 पे एक टीचर्स होनी चाहिए किसी भी स्कूल में, तभी जाके एजुकेशन का स्तर बेहतर होगा जब 35 स्टूडेंट पे एक टीचर्स हों। लेकिन यहाँ 10 लाख स्टूडेंट पे सिर्फ 2000 टीचर हैं। ऐसे तलबा तलबात को भी नए तालीमी सेशन का फ़ायदा पहुँचे, इसलिए ऑनलाइन ये अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने अपने दौर में ही रिलीज़ किया था। एक पेपर का कट है मेरे पास और ख़ुद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वेबसाइट पे है। तो मैं इसलिए आपसे ये साझा कर रहा हूँ कि बिहार में अगर मदारिस को तरक्की देनी है और मदारिस के एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें खुद हर आवाम को आगे बढ़नी चाहिए। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंदर में जितने भी मदारिस हैं सब ने उसको अपना जागीर बना रखा है। देखिए, किसी भी गलती को सुधारने के लिए उस चीज़ को तोड़ देना या ख़त्म कर देना ये कहीं भी मतलब अक्लमंदों की तरीका नहीं है। कोई बच्चे आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बदमाश है और उसकी बदमाशी इतनी हद तक है कि लोग परेशान हाल हैं, क्या अब उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए? नहीं ना, ऐसा होता है। जब उससे कत्ल नहीं किया जाता बल्कि उनको सुधारा जाता, उनकी गलतियों को बार बार उन्हें दिखा के उन्हें समझाया जाता है ताकि वो सही तरीका इख्तियार कर सके। इसी तरीके से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन में लाख बुराई है, मैं उन तमाम चीज़ों को एडमिट करता हूँ, लेकिन उनका हल ये नहीं है कि मदरसे को ख़त्म कर दिया जाए या मदरसे को बंद कर दिया जाए। ये कभी उनका हल नहीं है, बल्कि उनके अंदर सुधार की कोशिश होनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके कमेंट कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से कि वो सोच रहे कि उनके घर में रोशनी क्यों जल रही है तनख्वाह की, वो हमारे घर में क्यों नहीं जल रही है। तो इस तरीके से हसद में कुछ भी ना लिखें, बल्कि अपने अंदर एक मोहब्बत लाएं। उसका तरीका ये है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म के बारे में नहीं बल्कि उनको सुधार के बारे में हमेशा आपको ज्ञान देनी चाहिए। बड़ी लंबी लंबी कमेंट जो लिखते हैं तो उनको ये सोचनी चाहिए कि कमेंट लिखने से पहले और लिखने के बाद दोनों वक्त में आपको बहुत गहरी सोच और फिक्र की ज़रूरत होती है कि आप अच्छे से लिखें कि आपके कमेंट को, आपकी किसी भी लिखावट को लोग पढ़ेंगे तो उन पे क्या असर होगा। ये चीज़ें आप खुद में पहले जो है ऑब्ज़र्व करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि इसका असर हम पे क्या पड़ रहा है और हम जिसके साथ ये चीज़ें साझा कर रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो हमेशा लिखने से पहले और लिखने के बाद दोनों वक्त में बहुत अच्छी तरीके से उसका जांच कर लें, फिर उसके बाद उसको शेयर करें, उनको रिलीज़ करें। तो कमेंट के जितने भी जवाब थे मैं वो आपको बता दिया, लेकिन रह गए चेयरमैन की बात। तो चेयरमैन जो है नीतीश कुमार ही और एजुकेशन मिनिस्टर ही बता पाएंगे वो कब जो है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में बहाल करते हैं। आजकल एक गलत अफवाह है कि फ़लाँ आदमी चेयरमैन बन गए। मैं ये कह रहा हूँ ये बिल्कुल अफवाह है और गलत है। अभी तक अस्थाई चेयरमैन के नाम पे कोई भी नहीं है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में, और जितने भी काम चेयरमैन से रिलेटेड वो सब के सब ठप पड़ा हुआ यूं ही रखा हुआ फाइल है, और जब तक नहीं आता वो आपके फाइल ऐसे रखे रहेंगे। और कई एक साथियों ने पूछा था कि जो डेलीगेशन सरकार से मिलने जा रही थी उनका क्या हुआ। मैं अनकरीब उन साथियों से जो लोग मिलने गए थे उनसे खबर लेके आपके साथ वो भी साझा करूंगा कि जो डेलीगेशन मिलने जा रही हैं या मिलेंगी या मिल चुकी हैं क्या हल निकला है, हुकूमत बिहार ने क्या जवाब दिया, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगा। थैंक यू।